चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब वैसे तो मैंने आपको पिछले वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से वो प्रैक्टिकली सिखाया है। अगर आप चाहें तो कोर्स मटेरियल से डाउनलोड करके सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने वो जो मॉड्यूल है उसे अटेंड नहीं भी करा तो भी कोई बात नहीं है। आपने ये 11th या 12th स्टैंडर्ड में ज़रूर देखा होगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जिसमें बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। हालांकि आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है कि जो स्टार्टअप कंपनीज़ है, 1% कंपनीज़ हैं और कुछ कंपनीज़ हैं, उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बाकी सभी को ज़रूरत होती है। फ़िलहाल जो है हम इसका पार्ट 1 कर रहे हैं, बैलेंस शीट और P&L कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो जो मैंने आपको पिछला मॉड्यूल कराया था उसमें डिटेल में मैंने प्रैक्टिकली आपको सिखाया था। आज जो है वो मैं आपको ऊपर ऊपर से करा रहा हूँ। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 या 22, जैसा भी आपका ईयर हो आप मेंशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और दूसरी तरफ आते हैं आपके एसेट्स। पैसा कहाँ से आया या पैसा किसको देना है और पैसा कहाँ पर लगा हुआ है, राइट। तो पैसा जो है वो ओनर से आ सकता है, तो पैसा जो है वो ओनर से आ सकता है। ओनर में जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, हर साल पैसा कमाएंगे वो भी शेयर होल्डर के खाते में जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, अगर कोई शेयर वारंट है जो बाद में शेयर बन जाएंगे उसे भी यहीं पे दिखाते हैं, और बाकी कुछ शेयर एप्लीकेशन मनी है जिन पर अलॉटमेंट होना बाकी है उन्हें भी यहाँ पर दिखाते हैं। प्लस लाइबिलिटीज़, पैसा यहाँ से आएगा, ये पैसा कहीं ना कहीं बोरोइंग से आएगा। आप बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं या और आपकी कुछ लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या, देखिए बिजनेस जो है उसका खुद का कुछ नहीं होता है, तो ये जो पैसा है ये ओनर को लौटाना है और ये जो नीचे वाला है ये बाहर वालों को लौटाना है, आउटसाइडर्स को लौटाना है। बिजनेस का कुछ नहीं है, बिजनेस को मिला है यहाँ से तो बिजनेस को लौटाना है। जो भी बिजनेस को मिला है बिजनेस ने वो एसेट्स में लगाया है। तो ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। तो इसमें आपको हेडिंग याद करनी पड़ेगी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो शेयर होल्डर्स फंड हैं उसमें याद करना पड़ेगा कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड शेयर वारंट आता है, और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आती है। ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड का पार्ट, इक्विटी का पार्ट। सिमिलरली आप जो है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ को भी शो करेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो है उसमें आप शो करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो वहीं करंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो नॉन करंट एसेट में शो होगा डेफर्ड टैक्स एसेट। ये हमेशा नॉन करंट होता है, करंट नहीं होता। डेफर्ड टैक्स करंट नहीं होता है, हमेशा नॉन करंट होता है, लॉन्ग टर्म होता है। सिमिलरली आपके जो ट्रेड पेबल्स हैं, जो आप सामान खरीदते हैं अपने बिजनेस में कुछ भी करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, वो आपके ट्रेड पेबल्स होते हैं, और ट्रेड पेबल्स हमेशा करंट लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटीज होता है। अगर इसके अलावा कुछ बच गई है तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में उसको शो कर देंगे, और अगर वो शॉर्ट टर्म नेचर की है तो उसे अदर करंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। सिमिलरली जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है उसे नॉन करंट लाइबिलिटी में शो करेंगे, और जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसे करंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। तो इस प्रकार जो है आपको फॉर्मेट पूरा याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन। वैसे तो कभी बनाने का क्वेश्चन आता नहीं है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, बट फिर भी अगर एक क्वेश्चन 16 नंबर का आ गया तो आप क्या करेंगे, आपको ये फॉर्मेट नहीं आएगा तो आप बना नहीं पाएंगे। और फॉर्मेट के साथ जो है इसके शेड्यूल्स भी बनते हैं, और शेड्यूल कैसे बनते हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, एक्सेल में बनाकर दिखाया है शेड्यूल कैसे बनते हैं, उसमें इसी की डिटेल जाती है, इसी बोरोइंग की डिटेल जाएगी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की कौन कौन सी उसमें आ रही है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन की उसमें कौन कौन से प्रोविजन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जाएगी। डू यू नो दैट? यस सर। ये आपने 12th में भी करा होगा, मैंने पूरा प्रोसेस समझा भी दिया है आपको। सिमिलरली एसेट में आते हैं नॉन करंट टाइप के एसेट, यानी कैपिटल इन नेचर, कई सालों तक चलेंगे। फिक्स्ड एसेट्स जिसमें टेंजिबल भी हो सकते हैं, वो जिसे छुआ जा सके, इनटेंजिबल हो सकते हैं जिसको छुआ ना जा सके, लाइक गुडविल, सॉफ्टवेयर,
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है जो बनने के बाद टेंजिबल एसेट बनेगा, या इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट हो सकते हैं जो बनने के बाद इंटेंजिबल एसेट में आएंगे। अगर सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका तो इंटेंजिबल एसेट में आ रहा होगा, कैपिटलाइज कर दिया होगा। बन रहा है तो जितना पैसा लग गया है वो आएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में। बैलेंस शीट आखिर में क्या है? बैलेंस शीट एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। जो भी चीज़ें हैं आखिरी में जो बच जाती है उसे आप बैलेंस शीट की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो है नॉन करेंट एसेट में फिक्स्ड एसेट के बाद आएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट करेंट नेचर की है तो वो करेंट एसेट में आएगी करेंट इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट जो है वो करेंट एसेट में नहीं आ रहा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट हमेशा ही लॉन्ग टर्म होता है, नॉन करेंट होता है। बट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जैसे यहाँ आ रही है वैसे ही करेंट इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट में आ रही है। डेफर्ड टैक्स एसेट जो है वो हमेशा ही लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, नॉन करेंट नेचर का होता है, तो वो यहाँ पर अपीयर होगा। वहीं दूसरी तरफ इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स प्रोविजन डिडक्ट करने के बाद और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा ही करंट एसेट होगा। उसके अलावा जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, किसी को लोन्स एडवांस दे दिया लॉन्ग टर्म नेचर का, तो आपने दिया है तो बदले में बिजनेस को मिलेगा, वो पैसा कभी ना कभी तो चुकाना ही होगा सामने वाले पार्टी को। तो लॉन्ग टर्म नेचर का है तो नॉन करेंट में, और शॉर्ट टर्म नेचर का है तो करेंट में। सिमिलरली और कोई नॉन करेंट एसेट बचे कुछ आइटम जो ऊपर कवर नहीं हो रहे हैं तो वो अदर नॉन करेंट एसेट में आएगा, और अगर वो करेंट नेचर का है तो अदर करेंट एसेट में आएगा। तो इस प्रकार जो है आप पूरा का पूरा जो है फॉर्मेट को आपको याद करना ही पड़ेगा आंख बंद करके। तो मेरे साथ पढ़िए आंख बंद करके। इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर वारंट, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा बताइए? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमेशा ही क्या होती है? नॉन करेंट नेचर की होती है, और अगर कोई और बच गई है तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वहीं दूसरी तरफ करंट लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग तो आएगा ही आएगा, और ट्रेड पेबल भी आएगा जो हमेशा ही करंट नेचर का होता है। उसके साथ जो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है उसके पैरेलल में अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ पर अपीयर होंगे। तो इस प्रकार आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी का शेड्यूल पूरा हो गया है। वहीं अगर हम एसेट की तरफ देखते हैं तो उसमें आप नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट में क्लासीफाई करते हैं। नॉन करेंट एसेट में आप फिक्स्ड एसेट लिखते हैं जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आता है। ये हो गया फिक्स्ड एसेट। उसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा नॉन करेंट एसेट में, करेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा करेंट एसेट में। लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस नॉन करेंट में, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस करेंट में, अदर नॉन करेंट एसेट लास्ट में आएगा। वहीं कुछ बच गए तो अदर करेंट एसेट भी लास्ट में आएगा। और इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमेशा ही करेंट एसेट होता है। तो ये फॉर्मेट आपको याद होना ही चाहिए। आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, फॉर्मेट याद होना चाहिए। प्लस एग्जाम में आपको इसके नोट्स बनाने भी आएंगे, तो जब आप ये फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट के बाद उसमें अमाउंट मत लिख देना, फॉर्मेट बना लेना, और फॉर्मेट बनाने के बाद नोट्स टू अकाउंट्स बनाना जिसमें आप सारी अमाउंट लिखना, जिसका टोटल जो है वो आप जो है मेन बैलेंस शीट में शो करना। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? तो कुछ नोट्स देख लेते हैं कि शेयर कैपिटल में जो है ऑथराइज कैपिटल आप शो कर सकते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, बोनस शेयर कैपिटल अगर इशू करे थे तो, शेयर इशू करें हैं विदाउट कंसीडरेशन और नॉन कैश कंसीडरेशन उसे भी डिस्क्लोज करेंगे। ये सारे डिस्क्लोजर की ज़रूरत है। बोरोइंग में जो है आप बताएंगे कि उसका सोर्स क्या है और सिक्योरिटी क्या ऑफर करी है, उसका डिस्क्लोजर देंगे। फिक्स्ड एसेट में आप उसका ओपनिंग बैलेंस बताएंगे फिक्स्ड एसेट का, जो आपने देखा था एफए का शेड्यूल था। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन मूवमेंट। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ओपनिंग कितना था और कितना डेप्रिसिएशन आया, टोटल कितना हो गया, और जो डिलीट हो गया है, जो सेल हो गया है, उसमें कितना चले गया। ये कहाँ पर दे रखा होता है? ये हमने जो शेड्यूल करा है उसका शेड्यूल 9 जो था, नोट नंबर 9 था, उसमें था फिक्स्ड एसेट का शेड्यूल, उसे आप पढ़िएगा। डेटर के केस में क्या होगा? आप डिस्क्लोजर देते हैं डेटर कितने जो हैं 6 महीने से ज़्यादा ड्यू हैं। बैंक बैलेंस में आप बताएंगे अगर आपने किसी नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आपका बैलेंस आ रहा है तो उसको अलग से डिस्क्लोज करेंगे। सिमिलरली ट्रांसफ़र फी रिसीव बाय कंपनी अदर इनकम में शो करेंगे अगर गिवन होगा तो, गिवन नहीं होगा तो शो करने की ज़रूरत नहीं है। और कंटिजेंट लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट के नीचे शो कर देंगे, क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी पे आपने प्रोविज़न तो बनाया नहीं, उसको रिकॉर्ड तो करते नहीं हम, क्योंकि कंटिजेंट इन नेचर है, कन्फर्म्ड नहीं है।
लाइबिलिटी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है, बट इतनी कम प्रोबेबिलिटी है कि उस पर प्रोविजन बनाया नहीं जा सकता, तो उसे आप सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। आगे देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और पीएनएल स्टेटमेंट जो है उसमें आप इस प्रकार दिखाएंगे। सबसे पहले इनकम टोटल ए, एक्सपेंसेस टोटल बी, और ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इनकम में जो है दोस्तों वो आपका जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे जो रेवेन्यू आ रहा है उसे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, सेल्स एंड ऑपरेटिंग इनकम जो कंपनी की है। इसके अलावा और इनकम भी आ सकती है, जैसे बैंक में एफडी करा दी, जैसे कोई एसेट को आपने बेच दिया उस पर प्रॉफिट आ गया, तो एसेट बेचना कंपनी का काम नहीं है, बट फिर भी वन ऑफ आइटम है, कभी तो बेच देंगे। कभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम किसी नेचर की होगी, आ जाएगी। आपका काम जो है इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, बट आपने फिर भी इन्वेस्ट करा कहीं पे, उससे रिटर्न आ गया, वो भी आपका क्या है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, बट इनकम तो है, तो उसे आप अदर इनकम में शो करेंगे, और सभी अदर इनकम को आप नोट्स टू अकाउंट्स में शो करेंगे। ये आ गया टोटल ए। सिमिलरली एक्सपेंसेस में जो है, अगर आप में स्टॉक है उस कंपनी में तो स्टॉक को खरीदा, वो भी आएगा। ओपनिंग स्टॉक आएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक में यहाँ पर लिखो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पर लिख लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कुछ मटेरियल कंज्यूम करा है अलग, इस स्टॉक के अलावा कुछ और मटेरियल पार्ट्स वगैरह कंज्यूम करें हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। तो ये आपका पूरा एक तरह से जो है इतना पार्ट जो है ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया यहाँ तक। और फिर आपके जो है मेन कैटेगरीज बनेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्योंकि अल्टीमेटली हर कंपनी में एम्प्लॉयज़ बहुत सारे होते हैं, तो उसका एक मोटा खर्चा है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो मटेरियल लग रहा है, बनाने का खर्चा लग रहा है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो यहाँ डाल दिया। उसके अलावा लोगों का खर्चा, उसके बाद अगर आपने कहीं से फाइनेंस उठाया है तो उसका एक्सपेंस, और फिर जो आपके फिक्स्ड एसेट हैं उनका डेप्रिसिएशन अलग से शो करेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंसी में फैक्ट्री ओवरहेड में ही डेप्रिसिएशन आ जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन अलग से शो करते हैं। और अगर बाकी के खर्चे बच गए तो अदर एक्सपेंसेस। अब इन सभी का जो है आप बनाएंगे नोट, अगर ज़रूरत होगी तो, जैसे अदर एक्सपेंसेस का नोट बनाएंगे तो उसमें सभी प्रकार के अदर एक्सपेंसेस लिख देंगे और टोटल डाल देंगे। करेक्ट। ऐसे जो है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा और टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो ये जो है बैलेंस शीट और पीएनएल पर आपको कमांड बनानी है। आगे बताइए सर इसमें और क्या क्या है। तो इसमें ना आपकी दो चीज़ें और है, एक है आपकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कंप्यूट करना और दूसरा है डिविडेंड डिक्लेयर करना, और उसकी एंट्री क्या होती है। ये आपके फाइनल अकाउंट का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर जो है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कंप्यूट करना है और डिविडेंड देना है, उसमें आप क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो भी आपको सीखने हैं, और उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी सीखना है। तो आपको क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा, आपको कुछ एडजस्टमेंट एंट्री दी होगी, आपको दिया होगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन या फिर कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद बोला होगा कि अब जो है बैलेंस शीट बनाइए, पीएनएल बनाइए फाइनल। तो आपको पूरा कंट्रोल चाहिए, आप ये नहीं कर सकते कि चलो एंट्री पास करते हैं, ट्रायल बैलेंस से नया बनाते हैं, नए ट्रायल बैलेंस के हिसाब से पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको डायरेक्टली इंपैक्ट लेना होगा, जो भी चेंजेस वगैरह करने होंगे। जैसे मान लेते हैं कि बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट आ रही है, मान लेते हैं कि एडजस्टमेंट दे रखी है, और एडजस्टमेंट ये है कि नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पर प्रोविजन बनाना है, नहीं बनाया, एडजस्टमेंट है, एंट्री पास नहीं करी हुई है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसकी वैल्यू कम कर देंगे और जो प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कर देंगे। बैलेंस हो गया ना। प्रॉफिट कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो है हर साल का प्रॉफिट प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पर अगर प्रोविजन बनाना है तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पे 1000 रुपये का प्रोविजन बनेगा, तो 1000 रुपये से इसकी वैल्यू आप कम कर दीजिए, और वहीं वो प्रोविजन पीएनएल में जाएगा, पीएनएल को कम करेगा तो -1000 कर दीजिए। तो आप क्या कर रहे हैं, आप प्लस माइनस कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पासिंग एंट्री, इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू पीएनएल, इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू ट्रायल बैलेंस, न्यू ट्रायल बैलेंस न्यू पीएनएल, वो सब नहीं बना रहे, डायरेक्टली कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको करनी आनी चाहिए। मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग है, इसकी कुछ रीपेमेंट कर दी तो ये कम हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ आपका जो बैंक है वो भी कम हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कंट्रोल समझ रहे हैं आप, सारा इम्पैक्ट बैलेंस शीट में जाता है। अल्टीमेटली पूरे साल का जो प्रॉफिट होता है उसका इम्पैक्ट भी बैलेंस शीट में जाता है।
तो बस यही है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बताता हूँ क्या है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताता हूँ डिविडेंड के क्या प्रोविजंस हैं। एक बार ये चीज़ें क्लियर हो गई, 3 वीडियोज़ में छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। और उसके बाद मैं आपको जो है बुक के जो है क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपका पार्ट 1 होएगा। पार्ट 2 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, फिर हम वो करेंगे। ये होने के बाद आपका मॉड्यूल 2 पूरा हो जाएगा। मॉड्यूल 1 पूरा हो चुका है, मॉड्यूल 3 में जो है काफ़ी चैप्टर्स हो चुके हैं। मैं इसके बाद आपको सीधा ही जो है ब्रांच अकाउंटिंग कराऊंगा। ब्रांच अकाउंटिंग के बाद लास्ट में हायर परचेज और सिंगल एंट्री होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस फॉर्मेट से यूज टू हो जाइए और इसको बार बार जो है पढ़ लीजिए। साथ ही में हमारा एक्सेल जो है उस पूरे को रीड करिए आप। शेड्यूल्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या डिटेल जाती है, उसमें कंट्रोल दबाकर जो ब्रैकेट ओपन है उसे दबाएंगे तो पीछे चले जाएंगे जहाँ से वैल्यू आ रही है, और आपको पता लगेगा इन चीज़ों की वजह से जो है वैल्यू कंस्टिट्यूट हो रही है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। टाटा बाय बाय।